हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 का बुक निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। और इनमें हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं, इसी का सेट को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें। गरजता 40, चीखता 60 और प्रचंड 50, इनमें से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा संबंधित है? तीनों सही है इन तीव्र पश्चिमी हवाओं से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है गरजता 40, चीखता 60 और प्रचंड 50, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र हवा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल जो है इनमें से गेहूं है। गेहूं को रबी फसल कहा जाता है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और इनकी कटाई जो है वह मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल में होती है रबी फसल की कटाई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। पूर्व से यानी इधर से इधर की ओर बताना है आपको। तो नामचा पर्वत जो है यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत जो है यह पश्चिमी हिमालय यानी पीओके में है। ये कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में भारत नेपाल की सीमा पर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना है। तो इसे जो है संवहनी वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार होता है किसके लिए? ब्लॉसम शावर्स के लिए। ब्लॉसम शावर्स जो होता है यह अप्रैल की वर्षा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है यह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिएक्टर स्केल और मरकरी स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिएक्टर स्केल मानव संरचना और लोगों पर भूकंप। ये रिएक्टर स्केल मानव संरचना और लोगों पर नहीं बल्कि ये जो है भूकंप की तीव्रता को भूकंप के परिमाण को मापता है। कौन? रिएक्टर स्केल। इसमें उल्टा दिया गया है। वही मरकरी स्केल जो है यह लोगों पर भूकंप की तीव्रता यानी प्रभाव को मापता है। दोनों उल्टा दिया गया है यानी दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है अमेजन बेसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, सही दिया गया है। समुद्र चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलस बल का न होना अनिवार्य है, नहीं, कोरियोलस बल का होना अनिवार्य होता है चक्रवात निर्माण के लिए। तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद सतह पर निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति, यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य है। भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यह 49वीं जो उत्तरी अक्षांश रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि इसका जो है त्वरण लगातार दिशा बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं। क्वेश्चन है कि एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं। तो इसका कारण है कि बिजली की खपत समांतर में अधिक होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला है कि जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जो है यह आवृत्ति समान, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। आवृत्ति समान रहती है लेकिन तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों। क्योंकि ग्रह में कोई प्रकाश ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे में प्रकाश होते हैं कि नहीं होते हैं, यह आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। क्योंकि प्रत्येक बिंदु की दिशा केवल एक ही दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा ही नहीं होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है कि रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि। इसका कारण क्या है कि आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारक प्रभाव क्यों दिखाता है। क्योंकि यह सक्रिय H+ सांद्रता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है। क्योंकि परमाणु आवेश बढ़ता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि वसा के कण निलंबित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है। तो इसे जो है रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है, नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातु क्रिया विधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो यह इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है। क्योंकि वे एटीपी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतान माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी कभी एक जैसे नहीं होती है, क्लोन को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है। अवायवीय श्वसन जो है यह कम ऊर्जा उत्पन्न क्यों करता है, क्योंकि ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर क्रम हो जाती है, क्योंकि गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। खाद्य संग्रहित भंडार अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे अधिक और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख जो है यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिला के बेसनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके
किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दरबी मोम विधि से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है, परंतु यह उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह किसने कहा था? यह टिप्पणी है किसकी? तो लॉर्ड मैकाले की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा 1905 ईस्वी में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर निम्न में से किसने कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह कथन किसका था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था और किस क्षेत्र से? खान बहादुर खां जो किया था यह बरेली से किया था। बरेली यूपी में पड़ता है, कोटा राजस्थान में, गंजाम ओडिशा में और संबलपुर भी ओडिशा में ही पड़ता है। जयदयाल व हरदयाल कोटा से नेतृत्व किया था, विद्रोह के नेतृत्व करता थे। राधा कृष्ण दंडसेना या गंजाम जिला से थे और सुरेंद्र साई जो थे यह संबलपुर क्षेत्र से थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो है 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रैयतबाड़ी प्रथा। रैयतबाड़ी प्रथा जो था यह मद्रास और असम, मद्रास बम्बई असम के क्षेत्र में था और 51% भूभाग पर लागू था। कौन? तो रैयतबाड़ी प्रथा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कथनों पर विचार करें। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से पराजित किया था। नहीं, यह गलत दिया गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अगला है तृतीय आंग मैसूर संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। तृतीय आंग मैसूर युद्ध नहीं बल्कि चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम संधि जो हो रहा था उसी में हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण तथा उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। सही दिया गया है, इनमें केवल 3 ही सही है, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए है और ये इसमें जो है बुक में आंसर गलत दिया गया है। ऋग्वेद का संबंध जो है ऋग्वेद ऐत्रेय एवं कौशिकी से। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद का संबंध शतपथ एवं तैत्तिरीय से। सामवेद का संबंध जो है पंचविश से है और अथर्ववेद का संबंध गोपद से है। इसमें याद रखिए आप ऐत्रेय तैत्तिरीय पंचविश गोपद, ऐत्रेय तैत्तिरीय पंचविश गोपद, यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का वह अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य अश्विन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और जो मध्य एशिया तथा भारत आर्यों के बीच संपर्क को दर्शाता है, ये कौन सा है? तो बोगाजकोई अभिलेख से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? गुप्त राजवंश के बारे में जो है विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम एवं कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं, सही दिया गया है। इसके बाद अभिलेख, सिक्कों और स्मारकों आदि पुरातात्विक स्रोत से, सही दिया गया है। फाहियान तथा हैंसांग यात्रियों के विवरण से गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी उपयुक्त में सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल मासिर की रचना की थी? ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया था और फुतूह उस सलातिन की रचना जो है इसामी ने किया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो है फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसका जो मुख्य प्रयोग हुआ था, इसमें लाल पीले बलुआ पत्थर से यह सब बना, लेकिन बाद में जो है थोड़ा थोड़ा उनमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, थोड़ा थोड़ा, इसलिए ये गलत दिया गया है। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, नहीं, ये भी गलत दिया गया है। इसमें जो है लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण ईंट और चूने के पत्थर से बनाया गया है इसे, और बाद में जो है इस पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो यानी दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश जो है यह सबसे अधिक 94 वर्ष तक शासन किया। लोधी वंश 84 वर्ष तक शासन किया और सैयद वंश 37 वर्ष तक ही शासन किया। सबसे कम समय तक खिलजी और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह किसका कथन है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1854 के वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश इस घोषणा में शामिल नहीं थी। तो प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक शिक्षा भवन, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना, ये उसका उद्देश्य था, उसमें शामिल था घोषणा पत्र में। इसके बाद जो है उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाना और साथ ही विदेशी भाषाओं को सभी स्तर पर प्रोत्साहन देना, ये भी उसमें शामिल था। इसके बाद है अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ये भी सही दिया गया है, उसमें शामिल था। लेकिन कौन नहीं शामिल था? तो जनसाधारण की शिक्षा, इसमें जो है जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे, ये गलत दिया गया है। इनमें था नियम कि सरकार पर ही, सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी पर जोर दिया गया था, न कि पूरी तरह जनता छोड़ने पर। तो ये गलत दिया गया है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कौन नहीं शामिल था, तो डी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में नहीं बल्कि सपोर्ट यानी इसके समर्थन में एक प्रबल आंदोलन था, ये गलत दिया गया है। इसके बाद है कि 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, सही दिया गया है। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था, सही दिया गया है, यानी 2 और 3 से है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए। तो यह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, सबको पता रहता है, लेकिन अब एग्जाम में डेट सहित पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था, सही दिया गया है। इसके बाद है बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी, सही दिया गया है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा? प्रस्तावना पर प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी पड़ा, आयरिश संविधान का भी पड़ा और यूएस संविधान का भी, यानी उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। इन सभी का असर है हमारे प्रस्तावना, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जो बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में दिया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सही दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ये भी सही है। जिला योजना समिति को 73वां संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया था। पंचायत के लिए वित्त आयोग ये सही दिया गया है, यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका चर्चा जो है जिला योजना समिति की चर्चा अनुच्छेद 243 के जेड डी में है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया गया है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा तय की गई। लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा नहीं बल्कि संसद इसको निर्धारित करते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी सीट की, यानी संसद कितने होंगे, तो ये संसद तय करते हैं, तो यानी ये गलत दिया गया है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह भी सही दिया गया, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, सही दिया गया। वह संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो यह गलत दिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, वह राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं, सही है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उसके पास विदेश मामलों का पोर्टफोलियो भी था, सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, सही दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल यह गृह मंत्री थे, गृह मंत्री, यानी 3 गलत दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे, सही है, यानी 1, 2, 4 सही है। आपको गलत पूछा गया है तो केवल 3 इनमें गलत है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, सही दिया गया है। वे यूएसए के संविधान से प्रेरित है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिया गया, यानी 2 गलत है। शुरू में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, सही दिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी इनमें जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 और 3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है, सही दिया गया है। या तो उसका 6 साल पूरा जाए या वह 63 साल की उम्र में अगर CAG बनता है तो 65 साल की अवधि में ही इसका रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद है कि उनका वेतन और सेवा शर्तें भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यह क्या है? सही दिया गया है। इसके बाद है कि उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाने की प्रक्रिया है, यानी इसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। किसको? CAG को। वर्तमान में CAG कौन है आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से जो ली गई है, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली। लिखित संविधान, भारत का संविधान जो है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 1, 2 और 4 इनमें से है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? संयुक्त बैठक किस मामले में बुलाई जाती है? तो यह जो है यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है, इस स्थिति में, यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है तो भी, और उसके बाद यदि किसी विधेयक में संशोधनों पर असहमति हो तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1, 2 और 3। अगला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो यह जो है राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और लोग यानी निजी क्षेत्र दोनों का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? यह कुल बचत पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कुल बचत पर। अगला है कि इस समय भारत में निम्न में से कौन विनिमय दर अपनाई जा रही है? वर्तमान समय में प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मांग नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? भारत में विदेशी ऋण जो है यह 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? 3 लाख से बढ़ाकर इसे 5 लाख किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है कि बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? बिहार की देशांतरीय सीमा 83-19 यहाँ पे 50, 83-19-50 पूर्वी से 88-17-40 तक स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वही अक्षांशीय सीमा किसके बीच स्थित है? तो यह 24-20-10 से 27-31-15 पूर्वी अक्षांशीय तक विस्तार है इनका, यानी इनके बीच में स्थित है अपना बिहार। अगला है अजातशत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित था? अजातशत्रु जो है यह हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हर्यक वंश। जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी आचरण, लेकिन सम्यक तपस शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी यानी उत्तरी क्षेत्र का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो किसने? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था? तो इसे बांकीपुर जेल जो कि पटना में है यहीं पे भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लाल बकेया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सभी जो है बागमती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। मौर्यकालीन अधिकारी दिया गया है और उसके कार्य दिए गए हैं। सीताध्यक्ष जो होते थे, सीताध्यक्ष यह कृषि अधीक्षक हुआ करते थे, कृषि अधीक्षक। सेनापति सेना का प्रमुख हुआ करता था। समाहर्ता मुख्य राजस्व संग्राहक हुआ करता था, समाहर्ता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कमला नदी कोसी के पूर्व में प्रभावित होती है, कोसी के पश्चिम में प्रभावित होती है, यह गलत है। सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रभावित होती है, सही दिया गया है। मेची नदी कोसी की सहायक नदियां हैं, मेची नदी कोसी नहीं बल्कि महानंदा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद है कि निरंजना दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है, सही दिया गया है। यानी इनमें जो क्या पूछा गया है कि सही कौन सा है? तो 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ला है कि बिहार राज्य की चौहदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले की सीमा साझा करते हैं। 7 जिला नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ जो है वह भी 8 जिला सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बंगाल से जो है बिहार के 3 जिला सीमा साझा करते हैं। 3 जिला में किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया हैं। तो इनमें पूछा गया है कि सही कौन सा है।
यानी इसमें क्या पूछा गया, बिहार की चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता सही उत्तर चुने। सही जो है यह एक गलत दिया गया है, उसके बाद 4 गलत दिया गया है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाली विशेष आकृति को डैश कहा जाता है, तो इसे दियारा प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पे स्थापना हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वही आप कमेंट में बताइएगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अब हर एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है। महाधिवक्ता जो है यह भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, सही दिया गया है। महाधिवक्ता केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, नहीं, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी 2 गलत है। इसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता यह विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, तो यानी एक ही इनमें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई है अप्रैल दिसंबर ईस्वी में, तो 4.9% रह गई है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इनमें जो है 15.8% की वृद्धि हुई, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है, तो नीतू चंद्रा को, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई। इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया, तो 6 अक्टूबर 2025 ईस्वी को किया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की, जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर होगी। ये प्लांट किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, तो इनका जो है गया, दरभंगा और गोपालगंज, इन तीनों जिला में इसका स्थापना किया जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्कन संस्कृति को प्रतिबंधित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार शुरू किया है। विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार भारत देश ने शुरू किया है। अगला है कि हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, कहां पर, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3% साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सतत कृषि दिवस पूछा है, यह कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाने की घोषणा किया है, 7 अगस्त को, कहां पर, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल ओलंपिक चैंपियन लॉरा डहलमियर का निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया, तो यह किस पर चढ़ रहे थे, तो लेला पीक पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहां से गिरे तो इनकी मृत्यु हो गई, यानी इन्हीं में इसका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा PPC ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, 3.53 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में DRDO द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है,
तो BM04 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा, तो यह असम ने, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है? किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली राजधानी जो है वह असम की दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवर्ट तथा जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किया गया? किसके खोज के लिए? तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया? तो इनमें जो है रूस को, वियतनाम को और जापान, इन तीनों देशों को चुना गया, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की है? तो चीन देश ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL थेरप्पा का हाल ही में निधन हो गया? तो यह किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए थे और इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 2023 ईस्वी में। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।